हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा के एग्ज़ाम आपको हाल ही में जनवरी में होने वाली है और जो डेट प्रस्तावित है 18 और 21 जनवरी आपको प्रस्तावित है। तो इसमें क्या होता है कि आप जितना 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 रिवीजन करिएगा वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहती है। और रिवीजन करें क्या, तो इसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन है कि आप ज्ञान बिंदु के थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक जो निकाली गई है उसका आप प्रॉपर रिविजन कर लेते हैं तो उससे बाहर तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन जो है ना आपका वहाँ से आने के चांस है। और आप सेट बना रहे हैं पर डे तो वो भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि कवर आपका हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही क्या करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो चाहिएगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, तो ऐसे में आप तैयारी नहीं हो पाएगा तो और उसका बिगड़ जाएगा। समान अध्ययन स्टडी नोट्स की सीरीज ये चल रही है। भाग 13 की क्लास आज होगी। 1 से लेकर 12 तक मैंने करवा दिया। टोटल इसमें 18 भाग है और 25 सेट का संकलन भी इसमें है प्रीवियस ईयरों का, उसका भी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्लास करवा दिया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्ञान बिंदु थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भूगोल का नोटिस है, भूगोल का नोट्स है आपको ज्योग्राफी की। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। देखते हैं आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो आपका कोलेरू, पेलिकैनरी, मालापट्टी पक्षी विहार, टडवई वन्यजीव अभ्यारण्य, पापीकोंडा एवं राजीव गांधी। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, पावलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये सभी आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अंडमान निकोबार में माउंट हेरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी समुद्री, महात्मा गांधी मरीन, सेंट्रल पीक, ये सब कहाँ है तो अंडमान निकोबार में। सेंट्रल पीक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल पीक कहाँ है तो अंडमान निकोबार में है। असम में बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है और ओरोग वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो असम में है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे तो आपको ओडिशा में। ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में बात करें तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पे उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उद्यान ये आपको उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा गया बांदीपुर के बारे में, ये कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपको कर्नाटक में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ आपको कर्नाटक में, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको कर्नाटक में है। मुकुम्बा अभ्यारण्य ये भी कहाँ आपको कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी कहाँ आपको कर्नाटक में है। केरल की बात करें तो केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ आपको केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे केरल में है। पेरियार अभ्यारण्य ये भी कहाँ केरल में है। पराम्बलिकुलम अभ्यारण्य ये भी कहाँ केरल में है। पेरियार के बारे में आज क्वेश्चन था, एटेरिया के सेट 5 में क्वेश्चन था आज। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है गुजरात में है। ब्लैक बक कहाँ पे गुजरात में है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पे है गुजरात में, नल सरोवर। मेरिन अभ्यारण्य कहाँ है तो ये आपको गुजरात में मेरिन। गोवा की बात करें तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे गोवा में है। मोल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ आपको गोवा में है। मोल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो गोवा में है। उसके बाद आपको तेलंगाना की बात करें तेलंगाना में आपका पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, किन्नर साने वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी आपको कहाँ पे तेलंगाना में है। काबला वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी कहाँ पे आपको तेलंगाना में है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में आपकी बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये काफ़ी कहाँ पे है तो आपको छत्तीसगढ़ में है। जम्मू कश्मीर में दाचिगमा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। झारखंड में पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो झारखंड का ये बात कर रहे हैं। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है।
पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है तो आपको झारखंड में है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है तो झारखंड में है। महुआ दौर अभ्यारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो झारखंड में है। बेतला अभ्यारण्य कहाँ झारखंड में है। तमिलनाडु में मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अनामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अब मकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो तमिलनाडु में है। नागालैंड की बात करें तो इटांकी राष्ट्रीय उद्यान और निडिंकी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी कहाँ आपको तेलंगाना में है, नागालैंड में है। नागालैंड में आप कहाँ है तो नागालैंड में इटांकी राष्ट्रीय उद्यान और निडिंकी राष्ट्रीय उद्यान। और तेलंगाना में कौन है तो पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य, कामला वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी तेलंगाना में है। पंजाब में अगर बात करें तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके वेटलैंड अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी आपको पंजाब में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। बिहार में आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ आपको तो बिहार में है। कहाँ पे है तो बिहार में है। मध्य प्रदेश में बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात करें नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोभा अंबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ तो महाराष्ट्र में है। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। तानसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य कहाँ है तो आपको महाराष्ट्र में है। मणिपुर की बात करें तो केम्बू लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मणिपुर में है। सिरोही कहाँ है तो मणिपुर में। मिजोरम की बात करें तो डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है तो मिजोरम में है। मुरलेन कहाँ है तो मिजोरम में है। फांगपोई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है तो मिजोरम में है। मेघालय की बात करें मेघालय में नौगर वैलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है तो मेघालय में है। नौगर वाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो मेघालय में है। बाल फकरम अभ्यारण्य कहाँ है तो मेघालय में है। नौकरेक रिच अभ्यारण्य कहाँ है तो नौकरेक रिच अभ्यारण्य कहाँ है तो ये मेघालय में। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो राजस्थान में है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है तो राजस्थान में सरिस्का। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है तो राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है तो राजस्थान में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो राजस्थान में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है तो सिक्किम में। हरियाणा में कौन कौन सा है तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश का है तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य और खिरंगंगा अभ्यारण्य, पिन घाटी अभ्यारण्य ये कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य ये सब कहाँ है तो लद्दाख में है। नुब्रा सीप जिसे बोलते हैं किससे तो काराकोरम को। चांगथांग शीत अभ्यारण्य ये कहाँ है तो आपको लद्दाख में है। प्रमुख कृषि संस्थान की बात करें तो संस्थान और स्थान राष्ट्रीय चावल संस्थान का है। राष्ट्रीय चावल ये कटक ओडिशा में, कटक ओडिशा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय डेयरी निगम आनंद गुजरात में है। कहाँ पे तो आनंद गुजरात में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कुर्गू कर्नाटक में है। कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो चिकमंगलूर कर्नाटक में है। जूट कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है तो फरीदाबाद हरियाणा में है। इसके बाद करें राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है तो जयपुर राजस्थान में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म कहाँ है तो आपको हेसरघट्टा कर्नाटक में है। उसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान का है तो कोचीन केरल में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का है तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि, ये कहाँ तो पोर्ट ब्लेयर में है, कहाँ तो पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपको नई दिल्ली में है। कुछ पॉइंट आपके इतिहास का दिया है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, विजयनगर आने वाले प्रमुख यात्री जैसे कि यात्री, देश और शासक। निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी जो निकोलो डी कॉन्टी ये आपको इटली से आए थे देवराय द्वितीय, देवराय फर्स्ट के दरबार में, देवराय फर्स्ट के दरबार में। अबू रजाक जो कि फारस के थे, ये देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। नुनिज जो कि पुर्तगाली थे, क्या थे, पुर्तगाली थे, और अच्युत राय के दरबार में आए थे, अच्युत राय के दरबार में। डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली थे, डोमिंगो पायस, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। बारबोसा ये पुर्तगाली थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो नायक, सैनिक, भूसामंत थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी जैसे कि नायक किसे कहा जाता था, सैनिक, भूसामंत। दंडनायक सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति होता सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति होता था दंडनायक। रायसम कौन था, सचिव। कर्णिकम तथा लेखाधिकारी। अमरनायक सैन्य मदद देने वाला सामंतों का वर्ग, सैन्य मदद देने वाले सामंतों का वर्ग। आयंगर वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी था, और पलाईगार कौन था, एक जमींदार था। स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी। तलस ग्राम का रखवाल और चौकीदार होता था, तलस। गोंड नगर प्रशासक होता था, नगर प्रशासक। परुपत्यागर राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि होता था, परुपत्यागर। आगे बात करें सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की बात करें, इमारतें और निर्माणकर्ता। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद यानी महरौली दिल्ली, जो कि महरौली दिल्ली में है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं बात करें कुतुब मीनार जो कि महरौली दिल्ली में है, ये इसके जो आपको निर्माणकर्ता थे कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। वहीं अगर बात करें आगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। क्या कहते हैं, सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। जामा मस्जिद जो कि बदायूं में है, इसे भी आपको इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मोठ की मस्जिद जो कि दिल्ली में मियाँ भुआ ने बनाया था, मियाँ भुआ जिसे भुआ कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। कोटला फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके सिद्धांत जैसे कि रामानंद राम भक्ति का सिद्धांत दिए थे, राम भक्ति का। नामदेव विठोबा भक्ति यानी कि वारकरी संप्रदाय के संप्रदक थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के संप्रदायक थे। दादू पंथ के संप्रदायक थे अथवा संस्थापक थे। तुकाराम वारकरी पंथ के थे। चैतन्य अचिंत्य भेदाभेद के क्या थे, तो प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन के संत एवं उनके संप्रदाय, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के थे, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ब्रह्म समाज के। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के थे, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ के प्रवर्तक थे। निम्बार्क थे आपको सनक संप्रदाय के। उसका स्वामी हरिदास थे आपको सखी संप्रदाय के। चंडीदास आपके थे बाउल संप्रदाय के। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ के संप्रदायक थे। दादू पंथ के संप्रदायक थे। रामानंद रामवत संप्रदाय के। निरंजन थे आपको निरंजनी संप्रदाय के संप्रदक थे। क्या कहते हैं, निरंजन थे निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय के। वही बात करें मुगल कालिक प्रमुख अनुवादित पुस्तकें, तो अनुवादित पुस्तक, अनुवादित भाषा, अनुवादक, लेखक। महाभारत से रजनामा भी कहा जाता है, रजनामा के नाम से भी विख्यात है। ये अनुवादित जो भाषा है फारसी में अनुवादित करने का इनका जो श्रेय है बदायूं नकीब खां एवं मुल्ला शरी को जाता है। बदायूं नकीब खां एवं मुल्ला शरी को। आपको ये पूछता है कि फारसी में अनुवाद जो है महाभारत तो किसने किया था, तो फेमस है आपको बदायूं ने।
रामायण का फारसी अनुवाद जो किसने किया था, बदायूनी ने किया था, बदायूनी ने। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया था, फारसी अनुवाद तो शाह मोहम्मद सावादी। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किए थे ताजुल माली। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने किया था, फैजी ने। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था, अबुल फजल ने। नल दमयंती का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने किया था, फैजी ने। बाबरनामा का फारसी एवं अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, फारसी अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान ने खाना, और अंग्रेजी में लेडन और रस्किन। मुगल कालीन स्थापत्य कला, इमारतें, शासक शासिका स्थान, ठीक है, और किसने कराया। काबुली बाग में स्थित मस्जिद का निर्माण जो पानीपत में कराया गया, किसने कराया, तो बाबर ने कराया था। संबल मस्जिद जो कि रुहेलखंड में है, इसका निर्माण बाबर ने कराया था, बाबर ने। बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में मीर बाकी बाबर का सेनापति था, उसने इसका निर्माण कराया था। फतेहाबाद की मस्जिद हिसार यानी कि हरियाणा में, इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दीनपना भवन जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण आपको हुमायूं ने करवाया था। पुराना किला ये भी आपको दिल्ली में है, इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, जिसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, जिसका निर्माण आपको शेरशाह ने कराया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। आगरा किला जो कि आगरा में है, और इसका निर्माण अकबर ने कराया था, अकबर ने। खास महल फतेहपुर सीकरी में, और इसका निर्माण अकबर ने कराया था। दीवान आम या दीवान खास का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया गया अकबर के द्वारा। पंचमहल भी आपको फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनाया था। जामा मस्जिद भी आपको फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, और इसका भी निर्माण आपको अकबर ने ही कराया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि फतेहपुर सीकरी में, और इसका भी निर्माण आपको अकबर ने कराया था। इस्लाम खां का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, और इसका भी निर्माण आपको अकबर ने कराया था। इलाहाबाद किला जो कि इलाहाबाद में, इसका भी निर्माण आपको अकबर ने कराया था। अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, और इसका निर्माण आपको किसने कराया था, जहांगीर ने। एतमुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, और इसका निर्माण जो नूरजहां ने कराया था, नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा जो कि शाहदरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा, और इसका निर्माण आपको नूरजहां ने कराया था। दीवान आम का जो आपका आगरा में है, और इसका निर्माण आपको शाहजहां ने कराया था। दीवान खास जो कि आगरा में है, और इसका निर्माण आपको शाहजहां ने कराया था, शाहजहां ने। मच्छी भवन भी आपको आगरा में है, और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। शीश महल भी आपका आगरा में, और इसका भी निर्माण आपको शाहजहां ने ही कराया था। नगीना मस्जिद जो कि आगरा में है, और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। मोती मस्जिद भी आपका आगरा में, और इसका भी निर्माण आपको शाहजहां ने ही कराया था। जामा मस्जिद जो कि आगरा में है, और इसका भी निर्माण आपको शाहजहां ने कराया था। शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है, ये आपको शाहजहां ने इसका स्थापना करवाया था। इसके बाद अगर बात करें तो आपका है लाल किला जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। दीवान आम लाल किले के अंदर है, जो कि दिल्ली में है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। मोती महल फेमस है, जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। हीरा महल जो कि दिल्ली में है, और यह भी आपको शाहजहां ने बनाया था। रंग महल जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा या कहिए बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, और इसे औरंगजेब ने बनाया था। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है, जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। मुगल कालिक साहित्य और लेखक की बात करें तो साहित्य, भाषा और लेखक, तुजू के बाबरी यानी कि बाबरनामा का तुर्की भाषा का अनुवाद किसने किया, तो बाबर ने। तुर्की भाषा में इसके लेखक कौन थे, बाबर खुद ही। हुमायूं नामा जो कि फारसी भाषा में है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीख ए रसीदी जो कि फारसी में मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखा है। तज़किरात उल वाक़िया जो कि फारसी में है, जोहर आफ्ताबची ने इसका अनुभव मतलब लेखक है, इनके लेखक हैं। वाक़ियात मुस्ताकी जो कि फारसी भाषा में है, और इनके लेखक है रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। तोहफ़ा ए अकबर शाही, तारीख़ ए शेरशाही का जो कि फारसी में है, अब्बास खां शेरवानी ने इसका, है ना, अब्बास खां शेरवानी इसका क्या था, लेखक हैं।
अकबरनामा जो कि फारसी में है, अबुल फजल ने लिखा है। तबकात अकबरी जो कि फारसी में है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, निजामुद्दीन अहमद ने इसे लिखा है। तुजू के जहांगीर या तुजू के जहांगीरी बोलिए, जो कि फारसी भाषा में, और इन्हें कौन लिखा है? जहांगीर लिखे हैं मोतीमिद खां तथा हादी खां ने लिखा है। पातशाहनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद अमीन काजीबनी जो कि फारसी भाषा में है। शाहजनामा जो कि फारसी भाषा में, इनायत खान इसके लेखक है। मज्म उल बहरीन जो कि फारसी भाषा में है, और इनके लेखक कौन है? तो दारा शिको है। भाग 13 था आपका, भाग 13 जो कि खत्म होती है। इसके बाद पेज नहीं है। भाग 14 भी देख लेते हैं इसी में, क्योंकि भाग 13 तो बहुत छोटा ही था। और भाग 14 में आपका इतिहास का नोट्स दिया गया है। आप देखते हैं भाग 14 में क्या दिया गया। महत्वपूर्ण अभिलेख दिया गया है, महत्वपूर्ण अभिलेख भाग 14 ये देख लीजिएगा। भाग 18 है टोटल, इसके बाद बस 4 ही बचने वाले हैं, और चारों में खत्म करवाऊंगा, छोड़ने वाला मैं हूं नहीं। महत्वपूर्ण अभिलेख वंश और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख या जैसे कि तिथि रहित अभिलेख, में तिथि मात्र निर्धारित नहीं है, लेकिन याद रखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, खारवेल वंश के द्वारा बनाया गया था। खारवेल वंश के कलिंग नरेश ने बनाया था, कलिंग नरेश के द्वारा। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो को शक वंश से संबंधित है, इसे रुद्रदामन प्रथम ने बनाया था, रुद्रदामन प्रथम ने। नासिक अभिलेख जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है, गौतमी पुत्र बलश्री ने से स्थापित करवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, समुद्रगुप्त ने से बनाया था। एहोल अभिलेख जो कि चालुक्य या वातापी वंश से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय ने से स्थापित कराया था। मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा से संबंधित है, मालवा वंश से, यशोवर्मन ने से इसके शासक थे। ग्वालियर अभिलेख जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, मिहिर भोज प्रथम ने इसकी स्थापना करवाया था। इसके बाद अगर बात करें तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यानी अभिलेख गुप्त वंश संबंधित है, एस्कम गुप्त ने से बनाया था। देवपारा अभिलेख जो है ना, सेन वंश से संबंधित है, सेन वंश से, और इसे विजयसेन ने बनाया था, विजयसेन ने। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जैसे कि आयातित वस्तु और प्रदेश, जैसे कि तांबा कहाँ से, मतलब कौन से प्रदेश से आयाती होता था? तो यह आपका खेतरी बलूचिस्तान और ओमान। चांदी की बात करें तो चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। गोमद सौराष्ट्र से आयात होता था। लाजवर्द जो है ना वस्तु आपको मेसोपोटामिया से आयातित होता था। सीसा ईरान से। मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है? तो इराक का, याद रखिएगा। अब आपका नोट्स है भूगोल के बारे में दिया गया है। भूगोल से पहले भी था, भाग 13 में भी है, भाग 12 में भी भूगोल का नोट्स है। भूगोल भारत और पड़ोसी देश का संयुक्त परियोजना नदी और लाभान्वित राज्य। जैसे कि बात करें तो संकोच परियोजना कहाँ है? तो संकोच नदी पे है, भारत और भूटान के बीच। चूखा परियोजना जो कि वांगचू नदी पे है, भारत और भूटान के बीच में। पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पे है, भारत और नेपाल के बीच में। ताला परियोजना कहाँ है? तो वांगचू नदी में और भारत और भूटान के बीच में। शारदा बैराज परियोजना कहाँ है? तो महाकाली नदी के पास है, भारत और नेपाल के बीच में। उसके बाद है आपका कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी के पास है, कोसी नदी पे, भारत और नेपाल के बीच में। टनकपुर परियोजना जो कि महाकाली नदी के पास है, भारत और नेपाल के बीच में। मुख्य जल विवाद जो कि संबंधित राज्य हैं, और नदी जल विवाद इसके बारे में दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कावेरी जल विवाद जो है ना, कावेरी जल विवाद आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच में चलता है, टोटल 4 स्टेट में। तुंगभद्रा जल के लिए विवाद है आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। कृष्णा जल विवाद जो है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, और तेलंगाना के बीच में है।
गोदावरी नदी जल विवाद, गोदावरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के बीच में है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के मध्य में है। पराम्बिकुलम या अलियार तथा भिवानी नदी जल विवाद जो है ना, ये आपको तमिलनाडु तथा केरल के बीच में, तमिलनाडु तथा केरल के बीच में है। नर्मदा नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के बीच में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के बीच में है। यमुना नदी जल विवाद, यमुना नदी जल विवाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तराखंड के बीच में है। रावी तथा ब्यास नदी जल विवाद, रावी तथा ब्यास नदी जल विवाद जो आपको हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के बीच में है। हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के बीच में है। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर बात करें तो ऊर्जा केंद्र, राज्य तथा निर्माण। तारापुर देश का प्रथम ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र की मदद से, यूएसए में, महाराष्ट्र की मदद से बनाया गया है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में यूएसए की मदद से बनाया गया। तारापुर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र कहाँ पे? ट्राम्बे में है। इसका निर्माण कहाँ पे, कब किया गया? 1969 में करवाया गया। रावत भाटा जो कि देश का 25वां ऊर्जा केंद्र है, राजस्थान में है। कनाडा की मदद से यह बनाया गया 1972 में। कब? तो 1972 में। एक है आपको फेमस कल्पक्कम, कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, 1983 में इसकी स्थापना किया गया। नरोड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1991 में इसकी स्थापना किया गया, 1991 में। उसके बाद आपका काकरापारा, काकरापारा जो कि गुजरात में है, गुजरात में, और इसकी स्थापना 1993 में किया गया। केगा ऊर्जा केंद्र जो कि कर्नाटक में है, 1999 में इसकी स्थापना किया गया। कुडनकुलम तमिलनाडु में है जो कि रूस की मदद से इसकी स्थापना किया गया था कुडनकुलम का। कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद राज्य जो है ना याद रखिएगा। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कल्पक्कम भी तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, केगा कर्नाटक में है। और यहाँ पे जो है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। भारतीय रेलवे जोन, भारतीय रेलवे जोन अगर बात करें टोटल 18 रेलवे जोन है। और किसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जैसे कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल यानी सीएसटी है, मुंबई सेंट्रल जो कि सीएसटी है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो कि भुवनेश्वर में है। उत्तर रेलवे जो कि बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में है, उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में। उत्तर पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर यूपी में है। उत्तर सीमांत रेलवे जिसका जो है मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे जिसका चेन्नई में है, चेन्नई यानी कि मद्रास। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डन रिच कोलकाता में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो बिलासपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। रेल सुरक्षा हेतु बनी समितियाँ, की अगर बात करें रेल सुरक्षा हेतु तो आपका है साहनवाद समिति का स्थापना 1954 में की गई। कुंजरू समिति का स्थापना 1962 में किया गया। वांचू समिति का स्थापना 1968 में किया गया। सिकरी समिति का स्थापना 1978 में किया गया। खन्ना समिति का स्थापना 1998 में किया गया। अनिल काकोदर समिति का स्थापना 2011 में किया गया। विवेक देवराय समिति का स्थापना 2014 में किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेलवे की बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जैसे कि देश, ट्रेन और कहाँ से कहाँ तक। तो भारत पाकिस्तान देश और ट्रेन कहाँ से कहाँ तक। भारत अंतर्राष्ट्रीय रेलवे भारत पाकिस्तान जो कि समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत पाकिस्तान के बीच, अमृतसर लाहौर के बीच में। भारत नेपाल के बीच में भारत गौरव ट्रेन चलती है, भारत गौरव। जयनगर यानी बिहार से लेके कुर्था नेपाल के बीच में चलती है। भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है आपको मैत्री ट्रेन चलती है जो कि कोलकाता ढाका के बीच में, कोलकाता से लेकर ढाका के बीच में चलती है। भारत बांग्लादेश कोलकाता से लेकर ढाका। भारत बांग्लादेश की एक और चलती है आपको मिताली एक्सप्रेस जो कि न्यू जलपाईगुड़ी ढाका तक जाती है। भारत बांग्लादेश के बीच चलती है बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलना तक। भारत बांग्लादेश के बीच एक और चलती है आपको बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक।
भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो प्रथम यात्री ट्रेन कौन था आपको? मुंबई एवं थाने के बीच में चली थी प्रथम यात्री ट्रेन, जो कि 1853 में चली थी और इसे डलहौजी साहब ने चलाया था। प्रथम रेलवे सुरंग जो कि पारसिक टनल है, पारसिक टनल। सबसे लंबी सुरंग की बात करें, सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। पहली भूमिगत रेलवे की अगर बात करें, पहली भूमिगत रेलवे कोलकाता मेट्रो चली थी आपको 1984 ईस्वी में। प्रथम कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र नई दिल्ली 1986 में, नई दिल्ली 1986। सर्वाधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस। विश्व के सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली 1.505 किलोमीटर, जो कि कर्नाटक में है। विश्व के सबसे पुरानी कार्यरत लोकोमोटिव इंजन जो कि फेरी क्वीन है, जो कि भारत के। विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत लोकोमोटिव इंजन फेरी क्वीन भारत। सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो अभी फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। बिजली से चलने वाली प्रथम यात्री ट्रेन डेक्कन क्वीन 1930 में चली थी, 1930 में। भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो नाम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, नदी, खाड़ी एवं समुद्र की बात करें, कोलकाता जो कि कोलकाता के पश्चिम बंगाल में ना आपको हुगली नदी है, हुगली नदी। मुंबई के महाराष्ट्र में आपको अरब सागर। चेन्नई में कृत्रिम तरह से, यानी कि तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी। कोच्चि के केरल में है ना अरब सागर की खाड़ी है। विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी। पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल खाड़ी में समुद्र का मान सकते हैं या तट मानिए। तूतीकोरिन वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी है। मोरमुगुआ जो कि गोवा में, मोरमुगुआ कहाँ पे? तो गोवा में है, अरब सागर में। न्यू मंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? तो अरब सागर में। नहवा सेवा महाराष्ट्र में, कहाँ पे? तो अरब सागर में। एन्नोर कामराज कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, बंगाल की खाड़ी में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय घरेलू हवाई अड्डे की बात करें तो वीर सावरकर हवाई अड्डे कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर में, वीर सावरकर। राजीव गांधी हैदराबाद में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। दाबोलिम कहाँ है? तो गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। आगे बात करें तो शेख उल आलम कहाँ पे? तो श्रीनगर में है। कैंपेगोडा कहाँ है? तो बेंगलुरु में। मंगलुरु कहाँ? तो मंगलुरु में है। कोचीन हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोची में है। कालीकट हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोझिकोड। त्रिवेंद्रम कहाँ हवाई अड्डा? तिरुवनंतपुरम में है। राजा भोज भोपाल में है। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ है? तो नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है। श्री गुरुदास राम जी कहाँ है? तो अमृतसर में है। जयपुर में आपको जयपुर हवाई अड्डा कहाँ है? तो जयपुर में ही है। अन्ना हवाई अड्डा कहाँ है? अन्ना आपको चेन्नई में है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोयम्बटूर में ही है। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली में ही है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। गया बोधगया हवाई अड्डा कहाँ है? तो बिहार में है। वीर टिंकदरजीत हवाई अड्डा कहाँ है? तो मणिपुर तुलिहाल में है। बीजू पटनायक कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। मदुरई हवाई अड्डा कहाँ है? तमिलनाडु में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना में है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ठीक है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो जिससे कि आप दिया हुआ है नगर नदियाँ एक एक करके पढ़ लेते हैं सारे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आगरा है ना, पूछता है आपको आगरा शहर जो है ना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। संबलपुर महानदी किनारे है, महानदी के। अयोध्या सरयू नदी किनारे है।
दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पंढरपुर भीमा नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। वहीं बात करें बद्रीनाथ के, तो बद्रीनाथ अलकनंदा के नदी किनारे, अलकनंदा के किनारे है बद्रीनाथ। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कटक यो की महानदी किनारे है, किसके किनारे, तो महानदी किनारे। श्रीरंगपट्टनम जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीरंगपट्टनम। वही बात करें आपको कोलकाता हुगली नदी किनारे, कोलकाता आपको हुगली नदी के किनारे कोलकाता। वही फिरोजपुर की बात करें तो फिरोजपुर आपको सतलज नदी किनारे है, सतलज नदी के किनारे। कुरनूल आपको तुंगभद्रा नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे, स्वर्णरेखा नदी किनारे। बरेली रामगंगा नदी किनारे है। वाराणसी गंगा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। लखनऊ किनारे, लखनऊ जो है ना गोमती नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे। जबलपुर आपको नर्मदा नदी किनारे है। नासिक जो कि गोदावरी के किनारे है, गोदावरी के। वहीं आपको सूरत आपको ताप्ती नदी किनारे है। इलाहाबाद गंगा यमुना के किनारे है। हरिद्वार जो कि गंगा किनारे। शोकवा घाट आपको ब्रह्मपुत्र के किनारे है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी किनारे। अहमदाबाद जो कि साबरमती किनारे है। लुधियाना जो कि सतलज नदी के किनारे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन या संध्या एक दृष्टि में अगर बात करें, एक दृष्टि में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन या संध्या। जैसे कि आपको सम्मेलन है आपका पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कब? 1972 में स्वीडन में हुआ था। वो पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के संकल्प में पारित हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन जो कि 1974 में हुआ था, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। फिनलैंड में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद आपका लंदन सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था लंदन सम्मेलन कब हुआ? 1975 में हुआ था। और इसका उद्देश्य था समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करना। यूरोपीय वन्यजीव अभ्यारण्य व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुआ? 1979 में हुआ था। प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता इसका उद्देश्य था। वियना सम्मेलन जो कि 1985 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता इसका उद्देश्य था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि 1987 में हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ पे? तो कनाडा में। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। परिणाम था 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। एक इम्पोर्टेंट है आपका रियो, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। रियो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो रियो सम्मेलन आपको ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृति किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC की स्थापना। न्यूयॉर्क सम्मेलन जो कि 1997 में हुआ था। एजेंडा 21 के लागू करने संबंधित कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। एजेंडा 21 लागू करने संबंधित कार्यक्रम पर आम सहमति बनी थी। नैरोबी घोषणा पत्र कीनिया में हुआ था। नैरोबी घोषणा पत्र कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? केन्या में हुआ था 1997 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल इसे पृथ्वी 5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन यूपीपीसीएस 19 में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। सिएटल सम्मेलन 1999 में हुआ था। सिएटल सम्मेलन 1999 में हुआ था। विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। सिएटल सम्मेलन 1999 में हुआ था। वही बात करें तो मालमो घोषणा पत्र जो कि 2000 में हुआ था। 2000 में
पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार। इन्फोटेरा डब्लिन आयरलैंड जो कि 2000 में हुआ था, पर्यावरण सूचना का विस्तार करने की सहमति से मिले थे। पर्यावरण सूचना का विस्तार करने की सहमति इसमें मिले थे। आगे आपका जोहान्सबर्ग जो कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो कि जिसे रियो 10+ सम्मेलन कहते हैं और पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि 2002 में हुआ था। 2002 में इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है किसे, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। सतत विकास पर विशेष बल गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति इसका मुख्य उद्देश्य था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 2004 में हुआ था। 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषक को प्रतिबंधित करने पर सहमति से दिया गया था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि 2005 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि 2005 में हुआ था कनाडा में। UPPCS 19 एजेंडा था इसका। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति दिया गया था। नुसा दुआ सम्मेलन जो कि 2007 में हुआ था इंडोनेशिया में। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर को 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 जो कि डेनमार्क में हुआ था। COP 15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देश ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20% से लेकर 25% तक की कटौती का निर्णय लिया। कम कार्बन अर्थव्यवस्था का परिकल्पना भी किया था। कानूनन सम्मेलन मेक्सिको 2010 में हुआ था। $100 अरब से हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। डरबन सम्मेलन जो कि COP 17 यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2011 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड पर विस्तृत चर्चा हुई थी। दोहा सम्मेलन जो कि COP 18 के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि कतर में हुआ था दोहा सम्मेलन। 2012 में हुआ था दोहा सम्मेलन। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयत्न किया गया था इसमें। अब बात करें 22 नंबर रियो +20 सम्मेलन 2012 जो कि ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी 20 सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन संपन्न, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर इसमें बल मिला था। वार्सा सम्मेलन जो कि 2013 में हुआ था। COP 19 जो कि जिससे COP 19 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पोलैंड में हुआ था। वार्सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, पोलैंड में। COP 19 के नाम से ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी थी। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की इस पे सहमति मिली थी। लीमा सम्मेलन जिसे COP 20 के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो कि पेरू में हुआ था 2014 में। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पेरिस सम्मेलन बहुत पूछा गया है। पेरिस सम्मेलन जो कि फ्रांस में हुआ था, COP 21 के नाम से इसे जाना जाता है, 2015 में हुआ था। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि इसमें हुई थी। बाग ईगली सम्मेलन 2016 में हुआ था। बाग ईगली सम्मेलन जो कि 2016 में हुआ था। COP 22 मोरक्को में। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई थी। वन सम्मेलन जो कि COP 23 के नाम से जाना जाता है, वन सम्मेलन जो कि जर्मनी में हुई थी 2017 में। फिजी मोमेंटस फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। क्रोटोविस सम्मेलन जो कि 2018 में हुआ था। COP 24 जो कि पोलैंड में। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति बनी थी। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर इसकी सहमति बनी थी। मैड्रिड सम्मेलन जो कि COP 25 के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे कब हुई थी, स्पेन में 2019 में। यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किया था। COP 26 ग्लासगो 2021 में हुआ था। PM नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है। COP 27 जो कि शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था 2022 में। बंधक देश लॉस एंड डैमेज के तहत आवास प्रदान करने के लिए एक समझौते हस्ताक्षर किया गया है।
हस्ताक्षर किया गया है। 32 नंबर है, COP28 के नाम से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात जो कि 2023 में हुआ था, यह क्या तो अभी प्रस्तावित है, इसका घोषणा अभी नहीं आया है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। धान का डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। मेघों का नगर कहा जाता है मेघालय को। बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर कहा जाता है सिक्किम को। झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का महलों का शहर कहा जाता है आपको कोलकाता को। अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। फलोद्यानों का शहर कहा जाता है सिक्किम को। सोया सिटी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोया सिटी। अब आपका जैसे कि ऊपर में दिया गया है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय कहा जाता है मेघालय को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। मंदिरों एवं घाटों का नगर ये कहा जाता है आपको वाराणसी को। पृथ्वी का स्वर कहा जाता है श्रीनगर को। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन्स कहा जाता है पुणे को। गुलाबी नगर कहा जाता है आपको जयपुर को। पहाड़ी का मलिका कहा जाता है नेतरहाट को। गोल्डन सिटी कहा जाता है अमृतसर। त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। सुरक्षित पर्यावरण के लिए भारत के प्रयास, ठीक है, सुरक्षित पर्यावरण के लिए भारत के प्रयास। पहली वन्यनीति घोषणा कब की गई? 1894 में पहली वन्यनीति की। और स्वतंत्रता के बाद वन्यनीति आई थी। स्वतंत्रता के बाद जो वन्यनीति आपको आई थी 1952 में आई थी। 1988 में संशोधित वन्यनीति थी। पहली वन्यनीति कब आई थी? तो 1894 में आई थी। इसके बाद देखते हैं, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आई थी? तो 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आई थी? 1972 में। भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण 1916 में आई थी। क्रूरता पर रोक अधिनियम 1960 में थी। उसके बाद राष्ट्रीय नदी नीति 1985 में आई थी। आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आई थी। राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड 1962 में आई थी। इसके बाद गंगा कार्ड योजना 1985 में थे। गंगा कार्ड योजना। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो कि फरवरी 2009 में आई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में थी। फ्रैक्ट्रोज एक्ट 1948 में थी। रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 में थी। ग्रीन इंडिया मिशन जो कि फरवरी 2014 में आई थी। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता संशोधन नियमावली जो कि आई थी 2012 में। वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में आई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि आई थी 1981 में। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जो कि 1987 में आई थी। कक्ष वनस्पति संरक्षण योजना 1987 में आई थी। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आई थी? 1974 में। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में आई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन 1985 में आई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना जो कि 1995 में आई थी। प्राणी कल्याण विभाग जो कि 2002 में आई थी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं नियमन अधिनियम कब आई थी? 2000 में आई थी। वर्ष 2000 में आई थी। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम कब आई थी? 1951 में आई थी। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट कब आई थी? 1968 में आई थी। इकोमार्क स्कीम कब आई थी? 1991 में। नमामि गंगे स्कीम कब आई थी? 2014 में। तटीय पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल
तटीय पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल कब आई थी? 2015 में। 2015 में। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य की बात करें तो टाइगर रिजर्व यानी टीआर, राज्य टीआर अधिसूचना वर्ष, कोर क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, बफर क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, कुल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ से ये नहीं है, सिर्फ आपको ये क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व और राज्य याद करना है, बट एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में तो कुछ नहीं जाता है। जैसे कि बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ये 2007 में इसकी अधिसूचना हुई थी। यह 872.24 किलोमीटर में फैला हुआ है और बफर क्षेत्र यानी कि 584.06 यानी कि कोर क्षेत्र यानी कि टोटल फैला हुआ, लेकिन मेन जो इसका पार्ट है 584.06 है। 1456.3 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ठीक है, एरिया और इसको मतलब इसको छोड़ के पढ़ते हैं, सिर्फ राज्य और टाइगर रिजर्व और राज्य पढ़ लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और अधिसूचना वर्ष ईस्वी कर पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी ये है ना, बाकी आप बस 3 चीज़ देखते हैं, उतना चीज़ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू का दिमाग में कचरा हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में 2007 में ये मतलब इसकी स्थापना हुई थी। 2007 में अधिसूचना किया गया था, इसे शामिल किया गया था। कार्बेट अमानगढ़ बफर टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड कार्बेट उत्तराखंड में है। अमनगढ़ बफर 2 उत्तर प्रदेश में। वो ये कार्बेट जो है ना, ये आपको 2010 में अधिसूचित हुआ था और अमनगढ़ जो कि 2012 में। इसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में 2007 में इसके अधिसूचित किया गया था। मानस अभ्यारण्य का है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, असम में 2008 में इसे अधिसूचित किया गया था। मेलघाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में 2012 में इसे अधिसूचित किया गया था। रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में है, 2007 में इसे अधिसूचित किया गया था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में है, 2007 में इसे अधिसूचित किया गया था। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, 2007 में इसे अधिसूचित किया गया था। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में है, इसे 2007 में इसे स्थापित किया यानी बनाया गया था, अधिसूचित किया गया था। सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में, राजस्थान इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। बुक्सा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, 2009 में इसे अधिसूचित किया गया था। इंद्रावती कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में, इसे 2009 में अधिसूचित किया गया था, 2009 में। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में, और इसे 1987 में अधिसूचित किया गया था नामदफा को। नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है, 2007 में से अधिसूचित किया गया था नामदफा को 1987 में। वहीं दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, 2010 में से अधिसूचित किया गया था। कलाकड़ मुडनथुराई कहाँ? तो तमिलनाडु में, और इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। वाल्मीकि जो है ना टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में, 2012 में इसे अधिसूचित किया गया था। पंच टाइगर रिजर्व कहाँ? तो मध्य प्रदेश में इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। तोडोबा आधारी जो कि महाराष्ट्र में, 2007 में से अधिसूचित किया गया था। बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे भी 2007 में अधिसूचित किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसे भी 2007 में ही अधिसूचित किया गया था। पन्ना कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। डम्फा कहाँ है? तो मिजोरम में है, मिजोरम में 2007 में से अधिसूचित किया गया था। ये भी आपका ये इसका लास्ट है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ? तो कर्नाटक में, 2007 में से स्थापित किया गया था यानी अधिसूचित किया गया था। पेंच एमएच जो कि महाराष्ट्र में, इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में 2012 में से अधिसूचित किया गया था। नामेरी कहाँ है? तो असम में है, इसे 2000 में किया गया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, इसे भी 2007 में ही अधिसूचित किया गया था। अनामलाई जो कि तमिलनाडु में, इसे भी आपको 2007 में ही अधिसूचित किया गया था। उदंती सीता नदी जो कि छत्तीसगढ़ में, इसे भी 2009 में अधिसूचित किया गया था। सतकोसिया कहाँ है? तो उड़ीसा में, जिसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ? तो असम में है, इसे भी 2007 में ही अधिसूचित किया गया था। अचान कमार जो कि छत्तीसगढ़ में, इसे भी 2009 में अधिसूचित किया गया था। काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में, और इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। संजय गुबरी जो कि मध्य प्रदेश में, इसे 2011 में अधिसूचित किया गया था।
मधुमलई मधुमलई कहाँ तमिलनाडु में है, जिसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। नागरहोल नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ तो कर्नाटक में 2007 में अधिसूचित किया गया था। परम्बिकुलम परम्बिकुलम जो कि केरल में 2009 में से अधिसूचित किया गया था। सह्याद्री सह्याद्री जो कि महाराष्ट्र में इसे 2012 में अधिसूचित किया गया था। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो कि कर्नाटक में है, जो कि कहाँ पे है तो कर्नाटक में है, और इसे 2007 में अधिसूचित किया गया था। कब तो 2007 में अधिसूचित किया गया था बिलीगिरी को। कवल टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ तेलंगाना में है, तेलंगाना में, और इसे आपको 2012 में अधिसूचित किया गया था 2012 में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ तो तमिलनाडु में, इसे 2013 में किया गया था, 2013 में इसे स्थापित किया गया था। मुकुंदरा कहाँ तो मुकुंदरा कहाँ राजस्थान में, इसे 2013 में से क्या है ना तो 2013 में से स्थापित किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था। नेवगांव नाचिंगरा इसे है ना महाराष्ट्र में 2013 में से अधिसूचित किया गया था। अमराबाद जो कि तेलंगाना में 2015 में से अधिसूचित किया गया था। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहा तो उत्तर प्रदेश में, और इसे 2014 में अधिसूचित किया गया था। बोर यानी बोर महाराष्ट्र में, इसे 2012 में अधिसूचित किया गया था। राजाजी कहा तो उत्तराखंड में 2015 में से अधिसूचित किया गया था। औरंग कहा तो असम में, औरंग टाइगर रिजर्व कहा असम में 2016 में से अधिसूचित किया गया था। कमलांग कहा तो अरुणाचल प्रदेश में, इसे 2017 में अधिसूचित किया गया था। श्रीविल्लुर पुथुर मेघामलय जो कि तमिलनाडु में है, इसे 2021 में अधिसूचित किया गया था। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, इसे 2022 में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में, इसे 2022 में अधिसूचित किया गया था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे 2023 में अधिसूचित किया गया था। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, इसे 2023 में अधिसूचित किया गया था। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं बस टाइगर रिजर्व और राज। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ तो कर्नाटक में है। कार्बेट कहाँ तो उत्तराखंड में है। कार्बेट अमनगढ़ बफर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मानस कहाँ असम में है। मेलघाट कहाँ महाराष्ट्र में। पलामू कहाँ झारखंड में। रणथंभौर कहाँ राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ तो पश्चिम बंगाल में है। पेरियार कहाँ तो केरल में। सरिस्का कहाँ राजस्थान में। बुक्सा कहाँ तो पश्चिम बंगाल है बुक्सा। उसके बाद इंद्रावती कहाँ तो छत्तीसगढ़ में है। नामदफा कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर कहाँ तो आंध्र प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ तो उत्तर प्रदेश में। कलाकड़ मुडनथुराई कहाँ तमिलनाडु में। वाल्मीकि कहाँ तो बिहार में। पेंच कहाँ तो मध्य प्रदेश में। तडोबा अंगारी कहाँ तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। तडोबा अंगारी। बांधवगढ़ कहाँ तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ तो मध्य प्रदेश में। डम्फा कहाँ तो मिजोरम में है। भद्र है आपको कर्नाटक में। पेंच एमएस कहाँ तो महाराष्ट्र में। पक्के कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में। नामेरी कहाँ तो असम में। सतपुड़ा कहाँ तो मध्य प्रदेश में। अनामलाई कहाँ तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी कहाँ तो छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया कहाँ तो ओडिशा में। काजीरंगा कहाँ तो असम में है। अचानक मार पढ़ेंगे इसको। ये कहाँ तो छत्तीसगढ़ में है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ तो कर्नाटक में काली। इसके बाद आपको संजय गुबरी कहाँ तो मध्य प्रदेश में। मधुमलई कहाँ तो तमिलनाडु में है। नागरहोल कहाँ तो कर्नाटक में है। परम्बिकुलम कहाँ तो केरल में है। सह्याद्री कहाँ तो महाराष्ट्र में। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कहाँ तो कर्नाटक में है। कवल कहाँ तो तेलंगाना में है। सत्यमंगलम कहाँ तो तमिलनाडु में है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ तो राजस्थान में है। सतमंगलम कहाँ तो तमिलनाडु में है। नेवेगांव नागझिरा महाराष्ट्र में। अमराबाद कहाँ तो तेलंगाना में है। पीलीभीत कहाँ तो यूपी में। बोर कहाँ तो महाराष्ट्र में है। राजाजी कहाँ तो उत्तराखंड में। औरंग कहाँ तो असम में है। कमलांग कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीवल्लुर मेघामलाई तमिलनाडु में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ राजस्थान में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ तो उत्तर प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ तो मध्य प्रदेश में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ तो राजस्थान में। है। एक नोट्स दिया गया है, नोट पढ़ लेते हैं। जैसे कि राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। 1936 में बना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले से हेली नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अब जो नया नाम इसका है रामगंगा नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट
पार्क से रामगंगा नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़ कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर उद्यान कौन है, तो हेमी से सबसे बड़ा, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है। साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है। साउथ बटन द्वीप याद रखेगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगा यानी मणिपुरी हिरन रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल घोषित किया गया है। देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन नवीनतम डाटा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 11 टोटल 12 हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो टाइगर रिजर्व टोटल आपके कितने हैं, तो 9 है। तो टोटल 9 है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया। भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में, भितरकनिका कहाँ, तो ओडिशा में है। यहाँ मैंग्रोव वन की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वन के यहाँ कछुए की चारों प्रजातियाँ कछुए की चारों प्रजाति ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ एवं लेदर बैक कछुआ पाई जाती है। टोटल 4 प्रकार के कछुए की प्रजातियाँ होती है। यहाँ विश्व के सबसे ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है यहाँ विश्व का सबसे बड़ा। तो आपका जो है ना भाग जो है ना, ये आपके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए पूरा खत्म हो गया। भाग 14 था ये। भाग 14 जो कि आपका ख़त्म होता है। आप बस जो है ना 15 से लेके 18 तक बचे हुए हैं। तो जरूर मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।